बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम रिव्यू 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिव्यू 1 के अंदर क्या है, जो पीछे हम 4 चैप्टर पढ़ के आए हैं उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं उनके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अगेन यहाँ पर रिपीट होती हैं। तो पेपर पैटर्न के हवाले से रिव्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आपने इस रिव्यू को अच्छी तरह से समझना है और इसको याद करना है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है जी, कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। याद रहे ये सारे क्वेश्चन हम पीछे पढ़ के आए हैं लेकिन यहाँ पर रिव्यू के अंदर अगेन रिपीट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ्रॉम हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। चैप्टर नंबर 4 का ही क्वेश्चन है। तो आंसर है व्हेन अबू जहल आस्क्ड about Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu from Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha, she simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. He slapped Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha's face. कि जब अबू जहल ने हज़रत अस्मा से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पूछा तो उन्होंने आगे से एक जवाबी सवाल कर दिया था कि मुझे क्या पता हो। तो इस चीज़ ने अबू जहल को गुस्सा दिलाया और उसने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे मुबारक के ऊपर थप्पड़ रसीद कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है कि विच इंसिडेंट इन द स्टोरी डज शो द जेनरोसिटी ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। चैप्टर 4 का ही क्वेश्चन है कि कहानी के अंदर कौन सा ऐसा वाक़या है जो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सखावत के बारे में बताता है। तो आंसर है शी सोल्ड हर इनहेरिटेड गार्डन एंड गेव अवे ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी। दिस इंसिडेंट शोज द जेनरोसिटी ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने विरासत में मिलने वाला जो बाग था वो बेचकर सारी रकम गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी। तो ये उनकी सहावत का एक बेहतरीन वाक़या था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी से हमें क्या पैगाम मिलता है। सो आंसर है कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा's लाइफ शोज लव फॉर हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली चीज़ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत नज़र आती है। आगे क्या है कि शी इज़ द रोल मॉडल फॉर द मुस्लिम उम्मा ड्यू टू हर मोडेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, पाइटी, ब्रेवरी एंड जनरोसिटी। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो अपनी सखावत, बहादुरी, अपने तकवे, अपनी ईमानदारी की वजह से हमेशा मुसलमान उम्मा के लिए एक रोल मॉडल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन। पहले चैप्टर का क्वेश्चन कि पहली वही क्या थी। सो द आंसर इज द फर्स्ट रेवलेशन वाज read in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. Question number 5 है कि what is the most important function that media performs. चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है ये कि मीडिया सबसे अहम किरदार अदा क्या कर रहा है। तो आंसर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स इज़ द प्रोविजन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कि तमाम तरह की मालूमात को बाहम पहुँचाना ये मीडिया का सबसे अहम काम है। क्वेश्चन नंबर 6 है आगे कि व्हाट हैपेंड व्हेन मीडिया इज़ अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड। अगर मीडिया को आज़ाद छोड़ दिया जाए तो क्या नुकसान हो सकता है। तो आंसर है इफ़ मीडिया इज़ अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड इट विल मिसलीड पीपल कॉजिंग अनरेस्ट इन द सोसाइटी। तो ये लोगों के लिए, माशरे के लिए जो है वो अनरेस्ट का बाइस बनेगा, उनके लिए तकलीफ़ परेशानी का बाइस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस फॉर। अरब के लोग किन वजह से मशहूर थे, कि अपनी कौन सी खूबी की वजह से मशहूर थे। तो आंसर है द अरब्स वर फेमस फॉर देयर मेमोरी एंड द एलोक्वेंस। कि अरब के लोग अपनी यादाश्त और अपने फसाहत व बलागत की वजह से मशहूर थे। और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियट। एक मुहिब्बे वतन की क्या खसूसियत होती हैं। ये अपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। आंसर है अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द मदरलैंड, ही डज नॉट कंप्रोमाइज on the sovereignty
इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री, कि एक मुहिब वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है और वो मुल्क की इज़्ज़त और इक़्तिदार आला और उसकी सालमियत के ऊपर कोई भी समझौता नहीं करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, कहता है चूज़ द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग बताने हैं। वेरी सिंपल। इट वाज सो डेलिकेट अ सिचुएशन। डेलिकेट का मतलब होता है बड़ा नाजुक। तो ऑप्शन हमारे पास हैं डिफ़िकल्ट, ईजी, सेंसिटिव एंड फ्रेजाइल। तो राइट ऑप्शन होगा सेंसिटिव। सेकेंड है शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। स्टेडफास्ट को अंडरलाइन किया गया है, मतलब होता है जी साबित कदम रहना। ऑप्शन हमारे पास हैं फिर्म एंड रेजोल्यूट, बी है पेशेंट, सी है रेडी टू फेस, डी है प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो राइट ऑप्शन होगा फिर्म एंड रेजोल्यूट। थर्ड है जी विंडिक्टिव मीन्स। विंडिक्टिव को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास डेडिकेट, रिवेंजफुल, एक्सपेरिमेंट, टेक्स्ट। तो विंडिक्टिव होता है जिसका इंतकामी जिसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन ठीक होगा रिवेंजफुल। नंबर 4 है एस्टॉनिश। एस्टॉनिश का मतलब होता है हैरान होना। ऑप्शन है मेक, मिक्स, सेपरेट और सरप्राइज। तो राइट ऑप्शन होगा सरप्राइज। नंबर 5 द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप। गियर्ड अप मीन तैयार होना। ऑप्शन है रेडी, साइलेंट, मोटिवेटेड एंड कीन। राइट ऑप्शन क्या होगा रेडी। नंबर 6 है देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। एलोक्वेंस कहते हैं फसाहत व बुलागत। ऑप्शन है वीक, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, फ्लुएंसी। तो राइट ऑप्शन होगा फ्लुएंसी। नंबर 7 इज डिवोशन मीन्स। डिवोशन का मतलब होता है वफादारी। ऑप्शन है लॉयल्टी, ग्लैमरस, इजी टू नो, डिफ़िकल्ट टू नो। तो राइट ऑप्शन होगा लॉयल्टी। नंबर 8 है जी, बल्कि अगला नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वर्ड है वेलोर इज ए और एन। वेलोर क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास है मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। वेलोर का मतलब होता है बहादुरी, जुर्रत। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको हम देख नहीं सकते, इसका कोई वजूद नहीं है। सेकंड है सम आर बॉर्न ग्रेट। द अंडरलाइन वर्ड इज ए और एन। ऑप्शन है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन। तो वो वर्ड जिनको हम प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते उनको हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा इनडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट है माई मदर विल बी डैश इफ आई गेट होम लेट। ऑप्शन है हमारे पास एंजाइटी, एंशियस, एंजाइटीज और एंशियसली। तो यहाँ पर ब्लैंक के अंदर हमें एक एडजेक्टिव की ज़रूरत है। तो एडजेक्टिव यहाँ पर हमारे पास एंशियस का वर्ड है, माई मदर विल बी एंशियस। नंबर 4 है कि साकिब इज़ लिविंग डैश फ्राइडे एट नोन। तो फ्राइडे के साथ आपने पढ़ा कि ऑन का वर्ड यूज़ होगा प्रेपोजिशन। वैसे हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑन, एट, बाय और फ्रॉम है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑन फ्राइडे। नेक्स्ट है वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश। आर्टिकल का यूज़ यहाँ पे हमने देखना है। ऑप्शन है हमारे पास ए, एन, दी और नन ऑफ दीज। अगर तो इंग्लिश के साथ लैंग्वेज का वर्ड भी यूज़ होता तो फिर हमने दी का वर्ड इस्तेमाल करना था, अदरवाइज़ यहाँ पर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ठीक कौन सी होगी? नन ऑफ दिस। नंबर 6 है हाउ कॉल्ड द नाइट इज़। दिस इज़ ए और एन डैश सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? तो एक सडन फीलिंग्स को शो किया जा रहा है। तो सडन फीलिंग्स को शो करने वाले सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास एजर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव। तो राइट ऑप्शन होगा एक्सक्लेमेटरी। नंबर 7 है आई डैश यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। तो ये कंडीशनल सेंटेंस की पहली ही काइंड यहाँ पर डिस्कस हो रही है। कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो इफ़ वाले सेंटेंस होते हैं। अगर उसका एक पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर हो तो उसका दूसरा पार्ट फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हैड गिवन, गिव, विल गिव और गिव्स। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा? विल गिव।
नंबर 8 है यू डैश बी पंचुअल। ऑप्शन है ought to, should, must और would। शुड जो है एक फॉर्मल ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर हमें इसी ही चीज़ की ज़रूरत है। इससे पहले ought to का मतलब भी वैसे चाहिए ही होता है, लेकिन उसको हम रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे उसे नमाज़ पढ़नी चाहिए, ही ought to ऑफर प्रेयर, ठीक है। तो यहाँ पर शुड जो है वो फॉर्मल जो ऑब्लिगेशन होती है उनके लिए यूज़ किया जा रहा है। नंबर 9 है द बॉय लाफ्स लाउडली। द अंडरलाइन वर्ड इज डैश। लाफ्स को अंडर किया गया है और पूछा गया है कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है या इररेगुलर वर्ब है। तो वो वर्ब जिनके आगे ना तो ऑब्जेक्ट आ रहा हो और ना ही ऑब्जेक्ट आने की स्पेस हो, ना गुंजाइश हो, ऐसे वर्ब्स को इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ये देखें, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, ऑब्जेक्ट इसमें कोई भी नहीं आया। द बॉय लाफ्स लाउडली एक जो है वो एडवर्ब यूज़ हुआ है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे वर्ब जिनके आगे ऑब्जेक्ट ना तो आ रहा हो और ना ही आने की गुंजाइश हो, वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। और लास्ट सेंटेंस है ओपन द विंडो। द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस इज, तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है, तो ये लेट से स्टार्ट होगा और ये सेंटेंस कुछ ठीक होकर यूँ बनेगा कि लेट द विंडो बी ओपन्ड। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 के जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। आई होप सो कि आप लोगों ने इस चीज़ को समझा होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।